एक बार की बात है। एक गांव और एक शहर दोनों बहुत करीब करीब थे। एक तरफ गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था और दूसरी तरफ शहर में अशोक नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। किशन और अशोक बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे। अशोक किशन को उसकी गरीबी का हमेशा ताना दिया करता था। अशोक किशन को अपने घर का नौकर बनाना चाहता था ताकि वह अशोक को रोज नीचा दिखा सके। एक बार किशन की पत्नी माला की तबीयत बहुत खराब हुई। उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। किशन बहुत कोशिश करता है लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाता। फिर किशन मजबूर होकर अशोक के पास जाता है और पैसे मांगता है। किशन का यह हाल देखकर अशोक को बड़ा मौका मिल जाता है। वह सोचता है कि पैसों के बदले में किशन को अपना गुलाम बना सकता हूँ। इसीलिए वह किशन से कहता है, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, मगर तुम मेरे पैसे वापस कैसे करोगे? मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर तुम्हारे घर की कीमत तो सिर्फ 5 लाख रुपए होगी और तुमको तो 10 लाख चाहिए। मैं तुम्हारे घर का नौकर बन जाऊंगा। जब तक तुम्हारा कर्ज ना अदा कर दूं, तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। बदले में तुम मुझे आधी सैलरी देना और आधी काट लेना, ताकि मैं अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। इस पर अशोक राजी हो जाता है और किशन को 10 लाख रुपए दे देता है। किशन अपना कर्ज उतारने के लिए अशोक के बंगले में माली बन जाता है। अशोक अपने घर में किशन की बहुत बेइज्जती करता है। वह किशन को बचा कुचा और अपना झूठा खाना देता था और अपने उतरन कपड़े भी देता था। एक बार अशोक किशन के पास जाता है और कहता है, किशन, देखो अपना हाल। तुम मेरा दिया पहनते हो, मेरा दिया खाते हो। देखना, इसी तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी गुलामी में ही कट जाएगी। एक बार जब अशोक के घर में सब सो रहे थे, आकाश में 2 परियां आपस में लड़ती हुई आईं। उसमें से एक परी की छड़ी टूटी और सीधा अशोक के बंगले में लगी एसी पर आकर गिर पड़ी, जिसके कारण एसी चलते चलते खुद ब खुद बंद हो गया और वह एसी परी की छड़ी के संपर्क में आने से जादुई एसी बन गई। अशोक ने उस एसी को बहुत चलाने की कोशिश की, मगर एसी चली नहीं। अशोक ने सोचा, एसी खराब हो चुकी है, अब यह एसी नहीं चलेगी। अशोक के मन में किशन को कष्ट पहुंचाने और नीचा दिखाने का फिर एक विचार आया। अशोक ने सोचा, क्यों न ये एसी अपने नौकर किशन को दे दिया जाए। ऐसा करने से किशन खुश हो जाएगा और उसके बदले में अशोक के 1 महीने की आधी सैलरी भी काट ली जाएगी। जब अशोक ने अपना यह विचार अपनी पत्नी को बताया तो उसने कहा, जब किशन को पता चलेगा तो क्या होगा? किशन को पता चलेगा तो हम कह देंगे कि हमने तो तुमको सही एसी दिया था, तुमने ही हमारी एसी खराब किया है और अब तुम हमको एसी खराब करके दे रहे हो। अब तुमको हमारे घर में 1 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा। अगले दिन जब किशन अशोक के घर काम करने आया तो अशोक ने किशन को सारी शर्तों के साथ एसी दे दिया। किशन एसी पाकर खुश था। उसने सोचा, मेरी पत्नी को बहुत गर्मी लगती है तो वह एसी को देखकर खुश हो जाएगी। फिर अशोक ने किशन से कहा, किशन, जाओ, मैं तुमको छुट्टी देता हूँ। आज तुम घर जाओ और अपनी पत्नी को एसी की ठंडी ठंडी हवा खिलाओ। जब किशन अपने घर जाता है तो किशन की पत्नी माला एसी देखकर बहुत खुश होती है। किशन जब एसी चलाता है तो एसी नहीं चलता। फिर वह एसी के कारीगर को बुलाता है और कहता है, भाई, इस एसी को चला दो, हमसे तो ये चलती नहीं है। कारीगर एसी चेक करने के बाद कहता है, ये एसी चल ही नहीं सकती, ये तो खराब है। यह सुनकर किशन अपनी पत्नी की नजर में शर्मिंदा हो जाता है। दूसरे दिन जब किशन अशोक के घर काम पर जाता है तो अशोक उससे पूछता है, क्या हुआ किशन, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा लिया? तुमको शर्म नहीं आती? तुमने मुझे खराब एसी दे दी। क्या बकवास करते हो? मैंने सही एसी दी थी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एसी। कल मैं तुम्हारी एसी वापस ले आऊंगा। तुमने हमारी एसी खराब कर दी है। अब हमें वो एसी नहीं चाहिए। तुमको शर्म नहीं आती? गरीबों के साथ अन्याय करते हुए तुम बेईमान हो। तुमको तो ईश्वर नरक में डालेगा। यह सुनकर अशोक को गुस्सा आता है और वह किशन के मुंह पर चाटा मारता है। अशोक दूसरा चाटा मारने के लिए फिर हाथ उठाता है,
मगर इस बार किशन अपने मालिक अशोक का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा? तुम सारी जिंदगी मेरे टुकड़े पर पलते रहे और मेरा जूठन खाता रहे और उतरन पहनते रहे, और तुम मेरे नौकर हो। तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुमने मुझ पर हाथ उठाकर कुछ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे घर का और काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा काम छोड़कर जा रहा हूं और तुम्हारा सारा पैसा मैं कहीं और काम करके चुका दूंगा। मैं तुमको जेल भिजवा दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे जेल भिजवा दोगे? तुम मेरी ऐसी इसी शर्त पर लेकर गए थे कि तुम मेरे घर 1 महीने फ्री में काम करोगे और अपनी आधी सैलरी भी नहीं लोगे। तुमने मुझे खराब एसी दी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने सही एसी दी थी, तुमने ही खराब कर दी होगी। इस तरह किशन अशोक के घर काम करने को मजबूर हो जाता है। उधर किशन के घर उसकी पत्नी एसी को निहारती रहती है। तभी एसी से आवाज आती है, माला, ओ माला। माला इधर उधर देखने लगती है पर कोई नजर नहीं आता। फिर आवाज आती है, माला, मैं जादुई एसी हूँ। तुम जादुई एसी हो? हाँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? जो तुम चाहो। मेरे पति को अशोक ने धोखा दिया और जब तक उसका कर्ज नहीं उतर जाता तब तक वो मेरे पति को कैद करे रहेगा। जादुई एसी, तुम मुझे ढेर सारे पैसे दे दो ताकि मैं अपने पति का कर्ज उतार सकूं और अपना घर छुड़वा सकूं। तुम मुझे ऑन करो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। माला जैसे ही एसी ऑन करती है वैसे ही एसी में ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं। उन पैसों को लेकर माला अशोक के घर जाती है और कहती है, जो कर्ज तुमसे मेरे पति ने लिया था वो सारे पैसे मैं तुमको लौटाने आई हूँ। मेरा घर भी छोड़ो और मेरे पति को भी छोड़ो। अशोक यह सब देखकर हैरान हो जाता है और पैसे लेकर किशन का घर और किशन को छोड़ देता है। माला, ये सब कैसे हुआ? अब घर चलिए, सब बताती हूँ। माला अपने पति को सब बताती है। कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते जादुई एसी किशन और उसकी पत्नी को बहुत अमीर बना देता है। एक बार किशन अपनी पत्नी से कहता है, आज हमें एक शादी में जाना है, तुम तैयार रहना। माला एसी के पास जाती है और कहती है, एसी, मुझे अच्छे कपड़े और जेवर दे दो। मेरे पति के कपड़े दो। मुझे अपने पति के साथ शादी में जाना है। मुझे ऑन करो और जो चाहो ले लो। माला एसी से बहुत महंगे और अच्छे कपड़े मांगती है और अपने पति के साथ शादी में पहुंचती है। वहाँ अशोक और उसकी पत्नी भी होते हैं। किशन और उसकी पत्नी को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं। अशोक किशन से नजरें चुराता रहता है। किशन अशोक के पास जाता है और कहता है, मेरे सब्र का बदला तो ईश्वर ने मुझे दे दिया, मगर तुमने जो मेरे साथ जुल्म किया है उसका बदला अभी ईश्वर तुमसे अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद समय करवट लेता है और अशोक के बिजनेस में घाटा होता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है। अशोक सबसे मदद मांगता है मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। हार पछताकर वह किशन के पास सर झुकाए जाता है और रो रो कर अशोक से माफी और मदद मांगता है। किशन माला से कहता है कि पैसे ले आओ। माला जादुई एसी के पास जाती है और एसी ऑन करते ही उसको पैसे मिल जाते हैं। वह ढेर सारे पैसे लाकर अपने पति को दे देती है। किशन अशोक को पैसे देते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि जो किसी की मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है। ये बात हमेशा याद रखना। वो दूसरे गांव में रहने वाली एक लड़की रूपा से बहुत प्रेम करता था और रूपा भी राजू से बहुत प्रेम करती थी। जब उन दोनों के बारे में उनके घर वालों को मालूम हुआ तो दोनों के परिवार वालों ने दोनों का विवाह करने का सोचा। राजू के घर वाले रूपा के घर जाकर विवाह का दिन और तारीख तय कर आए। राजू और रूपा दोनों इस विवाह से बहुत खुश थे। एक दिन राजू ने रूपा को एक चिट्ठी लिखी और गांव के ही एक लड़के के हाथ रूपा को वो चिट्ठी भिजवा दी। जब रूपा ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़नी शुरू की तो उस चिट्ठी में राजू ने ये लिखा था, रूपा, हमारे शादी की तारीख आने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। क्यों ना हम शादी से पहले एक बार एक दूसरे से मिल लें? इसके जवाब में रूपा ने भी राजू को एक चिट्ठी लिखी
और उसी लड़के के हाथ राजू को भिजवा दिया। जब राजू ने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें रूपा ने लिखा था, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मगर मिलने की ये शर्त होगी कि हम केवल 1 घंटे के लिए ही मिलेंगे, फिर मैं अपने घर लौट जाऊंगी। एक दिन रूपा राजू से मिलने के लिए आ रही थी। राजू रूपा का बड़ी सेहत से इंतजार कर रहा था। अचानक राजू को दूर से रूपा आती हुई दिखाई देती है। रूपा राजू की तरफ आ रही थी। अचानक रूपा चिल्लाने लगती है। रूपा की आवाज सुनकर राजू रूपा की तरफ दौड़ता है और रूपा को हर तरफ ढूंढने लगता है, मगर रूपा कहीं भी नजर नहीं आई। फिर राजू हार थक कर वापस घर लौट आता है और सारा किस्सा अपने परिवार वालों को बताता है। राजू रोज उसी जगह रूपा को ढूंढने जाने लगा, परंतु रूपा राजू को नहीं मिली। एक दिन राजू वहीं बैठकर रो रहा था जहाँ से रूपा गायब हुई थी। तभी उसी रास्ते से एक फकीर गुजरता है। उस फकीर की नजर राजू पर पड़ती है। वो राजू के पास आता है और राजू से रोने की वजह पूछता है। राजू उस फकीर को सब कुछ बता देता है। मैं तुमको रूपा का पता बतला सकता हूँ, मगर रास्ता बहुत खतरों से भरा है। राजू खुश होकर फकीर से पूछता है, मैं रूपा को बचाने के लिए हर खतरों से गुजर जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ जहाँ से तुम रूपा तक पहुँच सकते हो। तुमको रूपा तक पहुँचने के लिए जादुई गांव में जाना पड़ेगा, जहाँ तुमको 3 जादुई चीजों को पार करना पड़ेगा। वो 3 जादुई चीजें क्या हैं? वो 3 जादुई चीजें हैं दरिया, पेड़ और पहाड़। इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता। मुझे दरिया, पेड़ और पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता तो बता दीजिए। फकीर राजू को रास्ता बता देता है और राजू उस रास्ते पर निकल पड़ता है। कई दिनों तक चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचता है, जहां उसको एक छोटी सी दरिया दिखाई पड़ती है। राजू उस दरिया के करीब जाता और उस दरिया का पानी पीता है। फिर वो इधर उधर देखता है, मगर उसे आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता है। आगे जाने के लिए बस एक ही रास्ता उसे दिखता है, मगर वो रास्ता दरिया के उस पार था। वहां तक पहुंचने के लिए राजू को दरिया पार करना पड़ता। राजू सोचता है कि ये एक छोटी सी दरिया है, चलो तैर कर पार कर लेते हैं। यही सोचकर राजू उस दरिया में कूद गया और तैरने लगा। राजू जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचा, वैसे ही दरिया का किनारा राजू से दूर हो गया। राजू के साथ कई बार ये हुआ। राजू तैरते तैरते थक गया। फिर राजू को दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखलाई पड़ता है, जिसकी शाखें दरिया में लटक रही थी। राजू तैरते तैरते उसी पेड़ की शाखों तक पहुंचता है और उन शाखों के जरिए पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर दरिया के उस पार उतर जाता है। जैसे ही वो दरिया के उस पार पेड़ से उतरता है, तो उसे याद आता है कि जिस पेड़ का जिक्र उस फकीर ने किया था, वो यही पेड़ है। जब वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसी पेड़ की शाखें राजू को पेड़ पे आकर लिपट जाती है और उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। राजू खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु छूट नहीं पाता है। फिर उसके पैर में जमीन के अंदर से अचानक कुछ चुभने लगता है। वो जमीन खोदकर देखता है तो वहाँ धारदार एक चाकू था। वो फौरन जमीन से चाकू निकालकर उन सारी शाखों को काट देती है और खुद को छुड़वाकर चाकू लेकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों तक चलने के बाद उसे एक पहाड़ जैसी गुफा दिखलाई पड़ती है। राजू उस गुफा के अंदर चला जाता है। वो गुफा के अंदर आगे बढ़ता है। अचानक गुफा की जमीन फट जाती है और राजू जमीन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वो बहुत बड़े महल के अंदर है। महल के सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। वो राजा बहुत बड़ा जादूगर था,
जिसने उस गांव को जादुई गांव बना दिया था। राजा राजू से पूछा है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजू है और मैं यहाँ अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारी होने वाली पत्नी कहाँ चली गई है? वो अचानक गायब हो गई थी। मुझे नहीं मालूम अब वो कहाँ है। ये सुनकर राजा अपने सिपाहियों से एक लड़की को बुलवाता है और राजू से पूछता है कि क्या यही वो लड़की है? हाँ, ये वही है। मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस राजा को अपना जूता फेंककर मारता है। राजू की इस हरकत पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, इसे ले जाकर आग के दरिये में डाल दो। ये सुनकर राजू कहता है, मुझे मारने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मारने से पहले हम तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। बोलो। मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। गले मिलना चाहते हो? अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाओ, मिल लो मुझसे गले। राजू राजा से जैसे ही गले मिलता है वैसे ही वो पीछे से अपना चाकू निकलता है और राजा का गला काट देता है। गला कटते ही राजा जो जादूगर था उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और उसके सिपाही और महल दोनों गायब हो जाते हैं। राजू रूपा को लेकर वहाँ से अपने गांव आ जाता है और दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमेश अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके दादाजी बहुत पहले दिल्ली कमाने गए पर लौट कर नहीं आए। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। दादी बड़ी बड़ी कोठियों में काम करके उसको पढ़ा लिखा रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए सारे काम छूट गए थे। एक दिन रमेश किसी काम की खोज में निकल पड़ा। उसने इधर उधर देखा। एक चौराहे पर भीड़ लगी थी। सुबह का वक्त था। एक जगह उसने देखा कि बहुत सारे मजदूर खड़े हैं। वह भी उनमें जाकर शामिल हो गया। पूछने पर पता चला कि जिन लोगों को मजदूरों की जरूरत होती है वो यहीं से मजदूर ले जाते हैं। उसने सोचा, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो मजदूरी करके ही गुजारा कर लेता हूँ। कोई आता तो सारे मजदूर उधर लपक जाते। वह कुछ लोगों को लेकर चला जाता। वह सारे दिन वहीं खड़ा रहा पर उसे किसी ने नहीं पूछा। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, बेटा, उन लोगों को काम करवाने के लिए एक मजदूर चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है पढ़े लिखे हो, इसीलिए तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया। और आपको? उस बूढ़े ने उदास होते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और वैसे भी मुझे काम कौन देगा, पर रोज अपनी किस्मत आजमाने आ जाता हूँ। कोई तो होगा जिसे मेरी जरूरत होगी। दूसरे दिन वह मजदूरों जैसे कपड़े पहनकर मजदूरों वाली लाइन में लग गया। उस दिन तो वाकई में उसे काम मिल गया। ठेकेदार ने कहा, ईंट गारे का काम है, 300 रुपए रोज के मिलेंगे। रमेश ने झट से हाँ कर दिया। दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद वह शाम को जब दादी के पास आया तो दादी उसी का इंतजार कर रही थी। उसने पैसे लाकर दादी को दे दिया और बोला, दादी, ये मेरी पहली कमाई है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो एक ऊंची इमारत का काम है। मुझे रोज काम मिल जाएगा। दूसरे दिन जब वह काम से वापस आने के लिए घर की तरफ जाने लगा तभी उसके पैरों में ठोकर लगी। उसने देखा कि एक हथौड़ा गिरा था। उसने हथौड़े को उठाकर बैग में रख लिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो दादी खाने की तैयारी कर रही थी। उसने बैग में से हथौड़ा निकालकर दादी के हाथ में दे दिया। दादी ने कहा, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। उसने हथौड़ा उठाकर रख दिया। अभी वो लोग बैठे ही थे कि अचानक उन्हें चूल्हे के पास कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। देखा तो चूल्हे पर खीर रखी थी
और 2 थालियों में तरह तरह के व्यंजन सजे थे। दोनों आश्चर्य से भरकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादी बोली, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हथौड़ा जादुई तो नहीं? आश्चर्यचकित से दोनों ने खाना तो खा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। सुबह सोकर उठे तो दोनों थालियां सोने के सिक्कों से भरी रखी थी। रमेश ने हथौड़े को उठा लिया और दादी से बोला, दादी, ये जादुई हथौड़ा है। अगर हमारी झोपड़ी भी हवेली बन जाए तो हम कितने आराम से रह सकते हैं ना? उसके इतना कहते ही झोपड़ी सभी सुख सुविधाओं से भरी हवेली में बदल गई। रमेश खुशी से झूम उठा और कहा, मेरे प्यारे हथौड़े, मेरी दादी की आंखों की रोशनी वापस कर दो। दादी की आंखों की रोशनी सचमुच वापस आ गई। दादी पोते पूरी हवेली घूम घूम कर देखने लगे। उन्होंने देखा उनकी हवेली के पीछे ही एक खूबसूरत सा बगीचा था। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। कभी इतने आराम की आदत नहीं थी ना। रमेश ने सोचा, उस दिन जो बूढ़े बाबा लाइन में लगे थे उनको भी यहीं ले आता हूँ। अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर सब हैं, वो भी आराम से रहेंगे। बाबा की सलाह से मैं कोई अच्छा सा काम कर लूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह उस जगह पर पहुंचा तो बाबा लाइन में लगे थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलिए, आपके लायक काम मिल गया है। बाबा उसके साथ उसकी हवेली पर आ गए। उन्होंने कहा, अब किसकी हवेली है? आप अंदर तो चलिए। बाबा जब अंदर गए तो रमेश ने कहा, आप बैठिए, मैं आता हूँ। वह दादी के पास गया और उसने कहा, आप चलकर बाबा से मिल लो। दादी जैसे ही भीतर आई और बाबा पर उसकी नजर पड़ी, उनके पैर वहीं स्थिर हो गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रमेश ने दादी को पकड़कर हिलाया और बोला, दादी, क्या हुआ आपको? बाबा रोते हुए बोले, बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मेरे परिवार से मिला दोगे। कहकर उसने रमेश को गले से लगा लिया। दादी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने 15 सालों तक कितनी तकलीफें सही। अकेले ही अपने बेटे बहू का दुख सहा और अपने छोटे से रमेश के सहारे जीवन काट दिया। बाबा ने बताया कि दिल्ली कमाने तो गए, पर एक दिन जब वो काम से लौट रहे थे तो कोई आदमी एक सेठ को चाकू मारकर भाग गया। वो सेठ को बचाने गए, पर चाकू पर उनके हाथों के निशान देखकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें झूठे केस में जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद जब अपने घर आए तो वह घर बिक गया था। तब से वो रोज अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो गए। अब तो उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। रमेश दौड़कर जादुई हथौड़ा ले आया। उसने दादाजी को उसके बारे में बताया और बोला, दादाजी, ये इसी जादुई हथौड़े की वजह से संभव हुआ है। उनका पूरा परिवार फिर से एक हो गया। उन लोगों ने बाकी का जीवन सुख से बिताया। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सरोजनी नाम की महिला अपने बेटे आलोक और बहू निर्मला के साथ रहती थी। आलोक एक छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनके परिवार का गुजारा होता था। पैसों की कमी की वजह से सरोजनी हमेशा चिड़ी हुई होती थी और अपना गुस्सा ज्यादातर अपनी बहू पर उतारती थी। निर्मला एक बहुत ही नेक दिल की महिला थी और वह जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती। जैसे वह किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती। सरोजनी को यह सारी चीजें फिजूल खर्च लगती थी और हमेशा निर्मला को यह सब करने से मना करती। बहुत जल्दी से खाना लगा दो, आलोक के आने का समय हो गया है। मेरा बेटा भूखा होगा। जी मैं तैयार करती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने अभी चिड़िया की मटकी में पानी रखा है, हाथ धो लूं तो तैयारी करती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो। यह सिर्फ गंदगी फैलाती हैं। तुम्हें यह खाना थोड़ी लाकर देंगी, ना तुम्हारा कोई फायदा करेंगी। माँ जी,
कभी कभी बिना फायदे की भी कोई काम करना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी यह बेवकूफियां मैं जरूर देख रही हूँ। निर्मला, जल्दी से खाना लगा दो, आज बहुत ही भूख लगी है। आज थक गया हूँ। बेटा, तुम्हारा खाना लग रहा है, मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे यह क्या, घड़े में तो पानी नहीं है। निर्मला, तुमने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। मेरे बेटे के लिए पानी ही नहीं है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं भाग कर जाती हूँ और कुएं में से पानी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं निर्मला, मैं रुका हूँ, तुम जाओ पानी लेकर आओ। अरे यह पागल औरत इतना भी नहीं समझती कि अपने पति के लिए पानी रखना चाहिए था। इसने सारा पानी चिड़िया की मटकी में डाल दिया। निर्मला बड़ी ही तेजी से कुएं से पानी लेकर आई। आलोक, सरोजनी और निर्मला बैठकर आराम से भोजन करते हैं। आलोक वापस अपने काम पर चला जाता है। अब बहुत हुआ, अब अपनी इस बेवकूफियों को बंद करो। हमारे पास न इतने पैसे हैं और न ही इतने साधन कि हम पशु पक्षियों की मदद करें। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए। अब से मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूं। इतने में एक सफेद गाय निर्मला के घर के सामने आती है। उस गाय को जो खाना बचा हुआ रहता है वह दे देती है। आज भी वह उसे खाना देने जाती है। लो, आ गई तुम्हारी प्रिय मित्र। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, यह सब बंद करो, लेकिन यह नहीं सुधरने वाली। यह सुनकर निर्मला के पैर रुक जाते हैं और हाथ में बचा कुचा खाना लिए खड़ी रहती है और गाय को देने नहीं जाती। जब काफी समय बीत जाता है और गाय दरवाजे से हटती ही नहीं, तब सरोजनी खुद निर्मला से बोलती है, जाओ खाना दे आओ, लगता है यह मानने वाली नहीं है। निर्मला गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है। गाय के सींग में एक धागे से एक पत्ता बंधा होता है। निर्मला को लगता है शायद उससे गाय को दिक्कत हो रही होगी। वह धागा खींच लेती है और पत्ती नीचे गिर जाती है। जैसे ही पत्ती नीचे गिरती है, एक घंटी की आवाज आती है। निर्मला अचंभे में पड़ जाती है। एक पत्ती में से घंटी की आवाज। वह पत्ती को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है और जैसे कोई घंटी बज रही हो वैसी आवाज उसमें से आती है। निर्मला समझ जाती है यह कोई साधारण पत्ती नहीं। वह पत्ती को घर के अंदर रख लेती है। कुछ देर में पत्ती को घुमाकर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है। उस पर लिखा होता है, सच्चे मन से जो भी मांगो क्षण भर में पा जाओगे। इस पानी की तकलीफ से परेशान हो चुकी हूँ। किसी को एक गिलास पानी भी पीना होता है तो मुझे धूप में घड़ा लेकर कुएं तक जाना पड़ता है। काश मेरी यह दिक्कत खत्म हो जाए। और फिर निर्मला उस पत्ती को एक घंटी की तरह बजा देती है। उसके बाद तो चमत्कार हो जाता है। निर्मला के घर के ठीक सामने जमीन में से पानी निकलने लगता है। पानी की धार इतनी तेज हो जाती है, सब लोग वहाँ एक पानी का कुंड बना देते हैं और आसपास के सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। निर्मला बहुत खुश हो जाती है और समझ जाती है कि यह पत्ती कोई साधारण पत्ती नहीं है, यह एक जादुई पत्ती है। गरीबी ने उनकी चादर छोटी कर दी थी। वह सिर्फ सादा भोजन कर पाते थे। कभी दाल चावल होता तो कभी रोटी सब्जी, कभी पूरा खाना नहीं कर पाते थे। निर्मला सोचने लगती है और कहती है कि भोजन की समस्या दूर हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यह कहकर फिर से निर्मला पत्ती को हिला देती है और घंटी की आवाज आती है। निर्मला उसके बाद जैसे ही अपने कमरे में चलती है, वह देखती है कि वहाँ 5 अलग अलग बोरियां रखी हैं। हर बोरी के अंदर अलग अलग प्रकार के अनाज हैं। निर्मला अति प्रसन्न हो जाती है। खाना बनाने की सारी सामग्री प्रकट हो जाती है। आज रात आलोक और माँ जी दोनों को मैं बहुत अच्छा भोजन कराऊंगी। अब तो गाय माता की कृपा से सामान की कोई कमी नहीं है मेरे पास। निर्मला शाम को उसी अनाज के भंडार से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती है, लेकिन वह यह भी ध्यान देती है कि अगर वह 1 कटोरा चावल निकालती तो बोरे में 1 कटोरा चावल फिर से आ जाता। वह समझ जाती कि चाहे वह जितना चावल आटा निकाले, भंडार कभी कम नहीं होगा। निर्मला, आज खास दावत किसके लिए है? मैंने तो इतने सारे व्यंजन एक साथ कभी देखे ही नहीं।
आज तक मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें इतनी सारी चीजें बनानी आती है। इतने सारे व्यंजन देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अब चलो, बात करके समय जाया नहीं करते, शुरू करते हैं। माँ जी, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, यह तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा, आप देखिए कितना फायदा हुआ। पानी की दिक्कत चली गई और अब तो खाने की भी दिक्कत नहीं रही। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो तुम पशु पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ कि इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। इतने में गाय माता फिर से आकर निर्मला के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है। निर्मला से पहले सरोजनी माँ गाय के लिए खाना लेकर जाती है और जाकर अपने हाथों से गाय को खाना खिलाती है। यह देखकर आलोक और निर्मला दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। अब निर्मला जादुई पत्ती का रहस्य आलोक और सरोजनी दोनों को बता देती है। निर्मला, अब तो तुम अपना भला कर चुकी हो, कुछ भला हम लोगों का भी कर दो। निर्मला पत्ते को हाथ में लेकर अपने मन में कहती है कि माँ जी की जितनी भी गहनों की ख्वाहिश है पूरी की जाए। अचानक अलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि गहने बाहर गिरने लगते हैं। सब समझ जाते हैं कि माँ जी की गहनों की ख्वाहिश कितनी बड़ी थी। सरोजनी अब खुशी से फूले नहीं समा रही थी। माँ, इसमें से कुछ गहने आप मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने खुद की एक दुकान शुरू कर सकूं। मुझे किसी के नीचे काम ना करना पड़े। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो अपनी बीवी से बोल दो। मेरे गहने क्यों मांग रहे हो, वह तुम्हें पैसे दे देगी। जादुई पत्ते का इस्तेमाल करके निर्मला अब आलोक के लिए पैसों का इंतजाम करती है और आलोक अपने खुद के लिए एक दुकान खोल लेता है। अब उनका घर काफी खुशहाल हो जाता है। न उन्हें पैसों की कमी होती, न ही खाने पीने की। अब सरोजनी गाय माता का उपकार भूल चुकी होती है। उनका घमंड और चिड़चिड़ापन वापस आ जाता है। सरोजनी एक दिन सोचती है कि अब तो किसी प्रकार के पैसों की कमी नहीं है, तो भी सब लोग उससे ठीक से क्यों व्यवहार नहीं करते। सबको अभी भी पहले जैसे वह अच्छी नहीं लगती, वैसी ही लगती है। सरोजनी निर्मला से पत्ती ले लेती है और अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाएं। कुछ ऐसा हो जाए और पत्ते को हिलाकर घंटी बजाती है। लेकिन उसके बाद सरोजनी की आवाज जैसे गायब हो जाती है। वह मुंह खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया। वह रोते रोते अपने बहू निर्मला के पास भागती है, लेकिन उसे कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है। निर्मला सरोजनी की दुविधा समझती है और पत्ती हाथ में लेकर यह मांगती है कि उसकी माँ की आवाज वापस आ जाए। आवाज वापस आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी भर अब गूंगी रहूंगी। पर माँ जी, आपने पत्ती से क्या मांगा? मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाएं। पता नहीं क्यों उस पत्ते ने मुझे गूंगा कर दिया। माँ जी, इससे यह पता चलता है कि सब लोग आपको इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी जुबान